Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting. And today we are going to learn again about IS 37 और आज हम देखने वाले हैं environmental provisions और what is the basically the difference between environmental provision and dismantling provision जो हम IS 16 में पढ़ रहे होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट इस वीडियो में भी डिस्कस होने वाले हैं। और अगर आप न्यू टू चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं IS 37 की एक और वीडियो के ऊपर। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा वीडियो के अंदर कि आज हम समझने वाले हैं बात वो कि बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंटल प्रोविजन और डिसमेंटलिंग प्रोविजन। क्योंकि जब हम IS 16 में इसको पढ़ रहे होते हैं और नॉर्मली हम F3 लेवल पर या FA लेवल पर ACCA के जो पेपर है उसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हम जो है उसको हम जो है कैपिटलाइज कर रहे होते हैं अपने एसेट के अंदर इन विद इन IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो बेसिकली जो डिसमेंटलिंग प्रोविजन होता है या इन्वायरमेंटल प्रोविजन होता है दोनों ही रिलेट करते हैं IS 37 से। यानी कि जब भी हम एसेट को एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट और डिसमेंटलिंग प्रोविजन क्रेडिट कर रहे होते हैं विद इन IS 16 तो डिसमेंटलिंग प्रोविजन या इन्वायरमेंटल प्रोविजन भी हो सकता है। वो जो हम क्रेडिट की साइड होती है जो लाइबिलिटी की साइड होती है वो बेसिकली हम IS 37 के अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं। तो आज हम IS 37 में उसके बारे में ही पढ़ेंगे और थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है डिसमेंटलिंग के प्रोविजन में और इन्वायरमेंटल प्रोविजन में उसको समझेंगे। तो आए शुरू करते हैं और इन्वायरमेंटल प्रोविजन को थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रोविजन के लिए रिक्वायरमेंट होती है एज पर द डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी कि या तो वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है लीगल भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव इस सूरत में हो सकता है कि अगर आपकी पास प्रैक्टिस है या आपने कोई इस तरह की अनाउंसमेंट्स की हुई हैं या आपकी किसी हायर मैनेजमेंट ने कोई इस तरह से पब्लिक के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम कोई एक्टिविटी करेंगे तो उस तरह से हमारे पास कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाता है। अदरवाइज उस तरीके से होता है कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट है लॉ की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है। तो इसमें भी यही कह रहा है अ प्रोविजन विल बी मेड फॉर फ्यूचर इन्वायरमेंटल कॉस्ट। अच्छा इधर इन्वायरमेंटल प्रोविजन है। इन्वायरमेंटल प्रोविजन ये होता है कि बेसिकली हमने कोई एक्टिविटी करी और उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट आया नेगेटिव और हमें कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ी तो उसका प्रोविजन बना रहे होते हैं। दूसरा होता है डिसमेंटलिंग जिससे कि मैंने शुरू में बोला कि हम इन दोनों का डिफरेंस आज समझ रहे होंगे। तो डिसमेंटलिंग में क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई एक्टिविटी की अगेन उससे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आया और हमने कॉस्ट बेयर की और उसको डिसमेंटल किया ओरिजिनल शेप में लाने के लिए। तो दोनों में स्लाइड से डिफरेंस है और दोनों का ही प्रोविजन बनता है। फर्क ये होता है कि डिसमेंटलिंग के लिए जो भी डिसमेंटलिंग की कॉस्ट होती है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं विद इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, जबकि इन्वायरमेंटल जो प्रोविजन होता है उसको हम एक्सपेंस आउट करते हैं यानी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन करेंगे। और अगर डिसमेंटलिंग होगा यानी कि अगर हमने उसको ओरिजिनल हालत में लाने के लिए डिसमेंटल किया है जो भी हमने एक्टिविटी की थी तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं यानी कि नॉन करंट एसेट को डेबिट करेंगे और प्रोविजन को क्रेडिट कर रहे होंगे और एसेट के अंदर ऑब्वियसली हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। A provision will be made for future environmental cost if there is either a legal or constructive obligation to carry out the work. This will be discounted to present value at a pre-tax market rate। ये हमें बात पहले से पता है और ये बात जो मैंने अभी आपको बताई वो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। डिसमेंटलिंग प्रोविजन शुड बी कैपिटलाइज, ये आपने बात याद रखनी है और बड़े गौर से आपने एग्जाम के अंदर देखना है F7 लेवल पर या FR लेवल पर कि क्या वो डिसमेंटल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो आ रहा है लेकिन अगर वो उसको डिसमेंटल नहीं कर रहा तो डिसमेंटलिंग का प्रोविजन नहीं होगा, फिर सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रोविजन होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने आइडेंटिफाई ये करना है बेसिकली कि वो इन्वायरमेंटल प्रोविजन है या डिसमेंटलिंग का प्रोविजन है। तो आए इस एग्जाम्पल को मैंने एक यहाँ पे लिखी हुई है इसको पढ़ते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली क्या ये इन्वायरमेंटल प्रोविजन है या फिर जस्ट डिसमेंटलिंग का प्रोविजन बनेगा। यहाँ पर रिक्वायरमेंट हम सबसे हमेशा पहले पढ़ते हैं डिस्कस वेदर प्रोविजन फॉर द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द साइट शुड बी मेड एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि हमें अकाउंटिंग एंट्रीज बना के दिखानी है इनको। तो आए इसको रीड करते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 1 है
Rausley is a company that carries out many different activities. It is proud of its reputation as a caring organization and has adopted various ethical policies towards its employees and the wider community in which it operates. As part of its annual financial statements, the company publishes details of its environmental policies. ठीक है, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के बारे में बताया हुआ है, विच इंक्लूड setting performance target for activities such as recycling, controlling emissions of noxious substance and limiting use of non renewable resources. तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पर फोकस किया हुआ है और रिसाइकलिंग की बात की हुई है और कोई इस तरह की एमिशंस हैं उसकी रिसाइकलिंग की बात की हुई है और उसको रिड्यूस करने की बात की हुई है। तो ये इनके ऊपर एक तरह से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन रहा है, क्योंकि लीगली अब देखते हैं इसमें है नहीं है, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं और पता चलेगा हमें। द कंपनी हैज एन ओवरसीज ऑपरेशन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन माइनिंग प्रीशियस मेटल्स। दीज एक्टिविटीज कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द एनवायरनमेंट। सही है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट जा रहा है, इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन, दरख्त सारे ये काट देते हैं। द कंपनी incurred capital cost of $100 million in respect to the mine की तो 100 मिलियन है, तो माइन जो 100 मिलियन है वो बेसिकली हमारी जो एसेट की कॉस्ट है वो है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द माइन विल बी अबंडन इन 8 years टाइम। 8 साल बाद ये अबंडन हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। द माइन इज सिचुएटेड इन अ कंट्री वेयर देयर इज नो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, यानी कि लॉ की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो रहा होगा यकीनन। obliging companies to rectify environmental damage and it is very unlikely that any such legislation will be enacted within the next 8 years। अगले 8 साल में भी जब तक आप माइनिंग कर रहे होंगे, माइन आपका होगा, तब तक कोई भी इस तरह की लेजिस्लेशन या लॉ पास नहीं होने वाला। It has been estimated that the cost of decleaning the site and replanting the trees will be $25 million। अच्छा देखें, इसकी माइनिंग की वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है कि वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, लेकिन अब बात यहाँ पर आके बनती है कि क्या ये इन्वायरमेंटल प्रोविजन है, क्या हम इसको एक्सपेंस डेबिट करें या इसको कैपिटलाइज करें विद इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो अगर आप ये लाइन पढ़ें, इट इज हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द साइट एंड रीप्लांटिंग द ट्रीज विल बी $25 मिलियन। रीप्लांट भी कर रहे हैं तो ये क्या है, बेसिकली ये डिसमेंटल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस यही है कि हमें इसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट ट्रीट करना पड़ेगा। If the replanting was successful at the first time, but it will probably be necessary to make a further attempt, which will increase the cost by further $5 million। The company cost of 10%। तो बज़ाहिर ये डिसमेंटलिंग का लगता है और डिसमेंटलिंग का ही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसके बाद दरख्त दोबारा भी वहाँ पर उगा रहे हैं, दोबारा लगा रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज करने वाले हैं। तो आए इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं, आपको और आइडिया हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ $100 million incurred and the mine should be capitalized in accordance with IAS 16। सही है, सिंपल। It is clear that there is no legal obligation to rectify the damage, जैसे कि मैंने कहा। However, through its published policies, the group has created expectations on the part of those affected that it will take action to do so, यानी कि constructive obligation है। There is therefore a constructive obligation to rectify the damage and a transfer of economic benefit is probable। probable था यहाँ पे, ये वर्ड भी इसने यूज किया था, but it will probably be necessary to make a further attempt। तो ये probable है। The company must recognize a provision for the best estimate of the cost, as the most likely outcome is that more than one time at replanting will be needed। The full amount will be 30 million। यहाँ पे 25 मिलियन था, लेकिन फर्दर उसने बोला था कि 5 मिलियन मजीद लगेंगे, तो इसलिए 5 मिलियन ऐड करके हम 30 मिलियन इसको कंसिडर करेंगे। The expenditure will take place sometimes in the future, and so the provision should be discounted at a pre-tax rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the liability। The financial statement should disclose the carrying amount of the provision at the reporting date, a description of the nature of the obligation and the expected timing of the expenditure। The financial statement should also give an indication of the uncertainty about the amount and timing of the expenditure। ये basically disclosures की भी बात कर रहा है और उसकी जो accounting entries है उसकी भी बात कर रहा है।
तो बेसिकली आपने करना क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि ये ऑल्दो इन्वायरमेंटल प्रोविजन है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि डिसमेंटल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली डिसमेंटलिंग प्रोविजन बनाएंगे और इसको कैपिटलाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ, आप यहाँ फॉर्मूला बार पे देख सकते हैं। 30,000 डिवाइड बाय 1.1 पावर 8, यानी कि मैंने इसको डिस्काउंट किया है, डिस्काउंटिंग पे नहीं जा रहा किस तरीके से करते हैं। होपफुली आपको समझ आता होगा कि डिस्काउंटिंग किस तरीके से करते हैं। तो मैंने जस्ट इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ओवर 8 ईयर्स, सही, और 10% हमारा रेट था, तो इसलिए मैंने इसकी ओवर 8 ईयर्स इसकी डिस्काउंटिंग कर दी है। 1 प्लस आर जो होता है रेट हमारा 0.1, और इस तरीके से हमारा 1.1 बन गया और पावर 8 कर दी है मैंने। तो इस तरीके से नॉन करंट एसेट को मैंने डेबिट कर दिया है और प्रोविजन को भी कर दिया है। तो इस तरह से हमारा 13 मिलियन का आप देख सकते हैं कि 13,995 का जो हमारा नॉन करंट एसेट आ गया और प्रोविजन भी आ गया, उसको मैंने कैपिटलाइज कर दिया। ये नॉन करंट लायबिलिटी बनेगी हमारी बैलेंस शीट के अंदर। और डेप्रीसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेप्रीसिएशन में जैसे कि मैंने कहा हमने इसको डिसमेंटलिंग ट्रीट किया है, तो दैट इज वाई व्हाट विल बी डूइंग कि हमने 100,000 प्लस 13,995 जो है हमें लेना होगा, क्योंकि टोटल नॉन करंट एसेट अब आपका ये 100 मिलियन 100,000 जो था और प्लस 13,000 ये जो 13,995 है ये होगा, तब जाकर आपकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी और डिवाइड बाय 8 सिंपल वेरी स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो हमारा आ जाएगा 14,249 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट कर देंगे 14,249। इसके अलावा ये तो हमने एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 था ना ये, तो ईयर 1 हम इसको ले लेंगे एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 में भी, ठीक है। साल के शुरू में तो हम ये एंट्री बना देंगे जब हमने ये माइनिंग की और इसका एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और माइनिंग हमने ये एंट्री बना दी। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हमने इसकी अनवाइंडिंग भी करनी पड़ेगी, जिसको अनवाइंडिंग और डिस्काउंट भी कहते हैं। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट अगेन और नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा। ये किस तरीके से किया है ये मैंने सिंपली आप देख सकते हैं, मैं फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। 13,995 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 10% से। तो आई गेस ये अनवाइंडिंग का भी आपको आइडिया होगा एंड दिस इज़ वेरी बेसिक। So this was our basically environmental provision और dismantling provision whatever। तो ये हमारा environmental provision और dismantling provision था। तो जैसे कि मैंने कहा कि एग्जाम में आपने काफ़ी फोकस करना होगा कि बेसिकली द प्रोविजन इज environmental provision और dismantling provision, तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। और अगर आपके कोई क्यूरीज और कमेंट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर जो कमेंट्स हैं उसके अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।